हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस। कैसे हैं? आई होप सारे स्टूडेंट बेहतरीन होंगे। आइए हमारे इस प्यारे से चैनल एन स्टार स्टडी में आपका स्वागत है। हेलो दोस्तों, तो मैं लेकर आया हूँ आपके लिए 10th क्लास के बच्चों के लिए और बोर्ड है और ऑल मेडिकल एग्जाम के लिए ये बहुत ही अच्छी, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये है पुष्पी पार्कों में लैंगिक प्रजनन। हमें यही नहीं पता होता पुष्पी कौन से होते हैं, पुष्प कौन से होते हैं, इनमें लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है। तो आई होप कि मैं बताता हूँ आपको एनसीईआरटी पढ़ने का बहुत आसान तरीका। आई होप कि देखो हमारी वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अब हमारी बात आती है, हमने कल अगली क्लास में लेक्चर नंबर पहला पुष्पी की संरचना में हमने क्या पढ़ा था। पुष्प की संरचना चार प्रकार की दिखाई दी थी। कौन कौन सी दिखाई दी थी? एक हमें बाह्य दलपुंज, नंबर दो दलपुंज जो कि दल से बना होता है, पुमंग जो कि पुंकेसर से बना होता है, जयांग जो कि स्त्री केसर से बना होता है। ठीक, ये बाह्य दलपुंज मैंने आपको वीडियो में स्टेप बाय एक शॉर्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया है कि बाह्य दलपुंज कौन सा है, पुष्प ग्रंथ कौन सा है, पुष्पासन कौन सा है, पुष्पासन के बाद क्या होता है, पुष्पासन के बाद हमारा सब चीजें मैंने आपको बता दी थी। ठीक है, अब इसके अगली बात करते हैं। बाह्य दलपुंज का मतलब होता है बाह्य दल से बना हुआ। दलपुंज का मतलब होता है भाई हमारा, दलपुंज का मतलब होता है दल से बना हुआ। दल मतलब बाहर वाली पत्तियां। उसके बाद आता है पुमंग। पुमंग क्या होता है भाई? पुमंग होता है पुंकेश जी सर। मानो ये है हमारा, ये है हमारा पुमंग, ये है पुमंग जी सर। पुमंग काय का बना होता है भाई? पुमंग बना हुआ है हमारा पुंकेशर का, पुंकेशर जी सर। अब सर पुंकेशर होता क्या है, बात आती है पुंकेसर होता क्या है। तो भाई पुंकेसर दो भागों से बना होता है। पुंकेसर दो भागों से बना होता है भाई। नंबर एक परागकोश, परागकोश। नंबर दो पुतंतु, पुतंतु जी सर। पुमंग को हम कहते हैं पुंकेसर। पुंकेसर दो भागों से बना होता है, एक परागकोश एक तंतु। अब पुंकेश परागकोश होता कैसा है और तंतु तंतु होता कैसा, यानी कि ऐसा मानो स्त्री पुंकेसर, पुंकेसर सॉरी पुंकेसर कैसा होता। तो देखो आपको कुछ इस तरीके की कलिका दिखाई दे, ये होता है हमारा पुंकेसर। पुंकेश ये इतना भाग जो होता है, इतना भाग इसे कहा जाता है हम परागकोश, इसे कहते हैं हम पुतंत्र। आई होप आपको दिख रहा होगा। पुमंग मतलब पुंकेसर, पुंकेसर दो भागों से मिलकर बना। परागकोश पुतंतु, परागकोश होता है ये वाला भाग और पुतंतु होता है ये वाला भाग। अब ये बात आती है, ये जो है हमारी चारों प्रक्रिया ये क्या है? ये पर्ण, ये पर्ण है। पर्ण मतलब क्या होता है? हमारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है पर्ण। पर्ण मतलब लघु बीजाणु पर्ण। पर्ण का मतलब होता है कि ये दोनों, ये चारों चीजें, आप ये बताइए ये चारों चीजें के पत्तियां तने क्या चीजें आपके समझ में आ रही? मेरी बात मैंने क्यों, मतलब आपको एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है लघु बीजाणु पर्ण। एक मिनट में आपको बुक में दिखाता हूँ। एनसीईआरटी की बुक में आपको दिया होगा लघु बीजाणु पर्ण। ठीक है भाई, लघु बीजाणु पर्ण का मतलब क्या होता है? क्या आप मुझे कोई कोई सा बताएगा लघु बीजाणु पर्ण का मतलब? लघु बीजाणु पर्ण, लघु बीजाणु पर्ण होता है, इसका मतलब क्या होता है बताइए? लघु बीजाणु पर्ण, लघु बीजाणु पर्ण का मतलब होता पत्ती, होता पत्ती, पत्ती। तो ये सारी जो प्रक्रिया है ये काय की है? पत्ती की। ठीक, अब बात चलते हैं हम। अब इसके बाद आता है हमारा जयांग। जयांग मतलब आता है इस तरीके से, इसको नोट करो, इसको नोट कर लो तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। इसके बाद क्या आता है हमारा भाई? इसके बाद आता है हमारा जयांग। भाई जयांग क्या है हमारा? जयांग है सर स्त्री केसर, स्त्री केसर, स्त्री केसर। भाई स्त्री केसर क्या है?
अरे स्त्री केसर क्या है भाई? भाई स्त्री केसर 3 भागों से मिलकर बना है, मैंने ये पिछली क्लास में बताया था। कौन सा? एक बढ़ती काग, नंबर 2 बढ़ती का, नंबर 3 अंडाशय। ठीक, ये 3 भागों से बना। जैम स्त्री केसर, स्त्री केसर कितने भागों से मिलकर बना? 3 से। वर्तिका के वर्तिका और अंडाशय। भाई कैसा होता है? तो भाई हमारा जो हमारा स्त्री केसर होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। भाई इतने भाग को कहते हैं वर्तिका, वर्तिकाग्र, इतने भाग को कहते हैं वर्तिका, और ये भाग होता है अंडाची। इस तरीके की होती है हमारी वर्तिका। आपको मैंने पुष्प में भी दिखाया था। ठीक है, आई होप कि ये बात क्लियर होगी। जयांग मतलब स्त्री केसर, स्त्री केसर कितने भागों से मिलकर बना? 3 भागों से। कौन कौन से? वर्तिका, वर्तिका का भाग कौन सा होता है? ये होता है वर्तिका का भाग, ये होता है अंडाशय का भाग होता है, इसे कहते हैं स्त्री केसर। स्त्री केसर क्या कहते हैं? स्त्री केसर। इसको नोट करो, आगे चलते हैं। अब इसको नोट कर लिए, आगे चलते हैं। अब हम भाई, अब हम इसके बाद क्या पढ़ने वाले हैं? हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं बाह्य दलपुंज को। आपको पता होगा कौन सी पत्ती होती है? बाहर वाली पत्तियां, जो फूल की तरह इस तरीके की पत्ती होती हैं। फिर उसके बाद होती है दलपुंज, दलपुंज मतलब दल से बना हुआ। अब पढ़ेंगे हम पुमंग। भाई पुमंग पुंकेसर। ठीक, अब हम इसको रफ कर देते हैं। इसके बाद क्या पढ़ने वाले हैं हम? इसके बाद पढ़ने वाले हैं हम, इसके बाद पढ़ेंगे हम पुमंग। पुमंग क्या है? पुमंग क्या है? एक हमारा पुंकेसर। भाई पुंकेसर कैसा? पुंकेसर होता है भाई हमारा इस तरीके का। ये होता पुंकेसर। पुंकेसर ये होता परागकोश, और ये होता पुतंतु। ये होता पुतंतु। ठीक, अब ये इस प्रकार की प्रक्रिया होती है। अब ये होता है परागकोश, ये होता है पुतंतु। पुतंतु 2 भागों, ये हमारा पुंकेसर 2 भागों से बना होता। अब अगली बात क्या आती है भाई? हमने ऐसा मान देखो, अब मेरी बात क्या है? जो ये पुंकेसर होता है, जो परागकोश होता है, ठीक, अब हम पढ़ेंगे परागकोश के ऊपर। ये क्या है भाई हमारा? ये संरचना हमने यहां बना ली। क्या है ये? हमारा परागकोश। तो एक परागकोश में 2 पाली होती है। भाई इनको क्या नाम दे दें हम? इनको दे दें पाली। एक पाली, और ये वाली क्या? ये भी एक पाली। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक परागकोश में 2 पाली होती है। एक पाली, 2 पाली। अब इस पाली को हम, इस परागकोश को काट देते हैं कुछ इस प्रकार से। इस प्रकार से हमने ये कैंची से काटा। जब काट कर देखा, यह नया स्टेप बना लो। जब हमने इसे ऐसे काटा, तो ये कुछ हमें इस प्रकार से दिखाई दिया। सॉरी, ये जब हमने काटा तो ये देखो इस तरीके से बना। जब हमने इसको देखा तो ये इस तरीके पर दिखा। एक पाली। तो अब एक बताइए हमें, एक पाली में कितने कोष्ठक है भाई? कैसे? तो ये संरचना हमें किस प्रकार की दिखाई दी? ये संरचना हमें इस प्रकार की दिखाई दी भाई। कैसे? एक पाली में कितने के मतलब कितने कोष्ठक है? इन्हें बोलते हैं कोष्ठक। ये जो गोल गोल से दिख रहा है, ये है हमारे कोष्ठक। तो एक पाली में 2 कोष्ठक,
तो दो पाली में कितने कोष्ठक हुए? 4 कोष्ठक। एक पाली में 2 कोष्ठक। तो इस एक पाली में दो कोष्ठक। तो दो पाली में कितने हुए? दो पाली में हुए भाई हमारे 4 कोष्ठक। ठीक, तो कोई इस तरीके की प्रक्रिया ये है, तो एनसीईआरटी में दिख रहा है आपको। ये है हमारा एक परागकोश, इसे परागकोश कहते हैं, इसे कहते हैं तंतु। इसके बाद क्या है, हमने ये परागकोश इस तरीके से काटा तो ये इस तरीके का दिखाई दिया, इस पे दिखाई दिया 4 कोष्ठक। 4 कोष्ठक के बाद हमने देखा तो ये इस तरीके का दिखाई दिया। ठीक, इस तरीके का दिखाई दिया। ये एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका। एनसीईआरटी को कैसे पढ़े हम, एनसीईआरटी कैसे पढ़े? एनसीईआरटी पढ़ते पढ़ते हमसे भूल जाते, कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें यही समझ में आता है क्यों पढ़ क्या। जब मैंने बोला आपको एक परागकोश में 2 पाली, तो एक पाली में 2 कोष्ठक, एक परागकोश में 2 पाली, एक पाली में 2 कोष्ठक, तो 2 पाली में 4 कोष्ठक। क्लियर? तो 4 कोष्ठक। अब इसके इस कोष्ठक को क्या कहते हैं हम? इस कोष्ठक को कहते हैं हम लघु बीजाणु धानी। क्या बोलते हैं हम? एक इस कोष्ठक को बोलते हैं हम लघु बीजाणु धानी। तो इसका मतलब हुआ दो पालियों में 4 लघु बीजाणु धानी होता। 4 समझे? क्या समझे? कि 4 लघु बीजाणु धानियों में, सॉरी 2 लघु बीजाणु धानियों में कितने कोष्ठक होते? 4 कोष्ठक। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये एक पाली में 2 कोष्ठक, 2 कोष्ठक, 2 पालियों में 4 कोष्ठक। क्लियर? कोष्ठक को हम क्या कहते हैं? लघु बीजाणु धानी। तो अब कहने का मतलब ये है हमारा 2 पालियों में 4 लघु बीजाणु धानी, यानी कि 4 कोष्ठक। अब इसके बाद बात आती है हमारी भाई, यहां तक लिख लिया आपने, यहां तक लिख लिया। अब इसके बाद बात आती है हमारी, इसके बाद बात आती है, नोट करते रहना भाई। इसके बाद बात आती है, हमने परागकोश तंतु को काटा। ठीक, तो इस तरीके का दिखाई दिया, एक पाली 2 पालियों में 4 कोष्ठक, मतलब 4 लघु बीजाणु धानी। तो हमारी जो संरचना बनी थी, तो वो संरचना किस तरीके की बनी भाई? सर्व संरचना कुछ इस तरीके की बनी। ठीक है सर? हाँ सर, इस तरीके की बनी। 1 कोष्ठक, 2 कोष्ठक, 3 कोष्ठक, 4 कोष्ठक। 4 कोष्ठक मतलब 4 लघु बीजाणु। अब बात आती है, ये 4 कोष्ठक थे, हमने ये देखा तो देखो ये जो परत है, सबसे बाहरी परत, ये इस तरीके की परत होगी इसके ऊपर। इससे मिली हुई होगी, ये शायद दूर बन रही है लेकिन इसके पास होगी, ये दिखाने के लिए मैंने आपको बताया। तो इस वाली परत को क्या कहते हैं? हम कहते हैं बाह्य परत, बाह्य परत। और आप देख लेना, ये जो है इस परत को कहते हैं बाह्य परत, और आपकी एनसीईआरटी में गलत दे रखा है एक, उसे सही कर लेना। वो दे रखा है अंतीय परत। देखो ये दे रखा है, आपको दिखाता चलूं, आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है अंतीय परत, हम बात कर रहे हैं इसकी, लेकिन ये जो है ये बाह्य परत, ये बाह्य परत होती है, ये दे रखा है आपको अंतीय। ये देखिए, ये दे रखा अंतीय परत, लेकिन इसको काटकर आप बाह्य परत ले लेंगे। ठीक है? अब इसके बाद बात क्या आती है? इसके बाद ये होती है बाह्य परत, लेकिन इसके अंदर कुछ इस तरीके की परत होती है। इस तरीके की क्या होती है भाई? इस तरीके की परत होती है। जी सर। सर इस परत को क्या कहते हैं? तो इस परत को भाई हम इस परत को कहते हैं अंतस्थियम परत।
अंतस्थियम परत, अंतस्थियम परत। अब अंतस्थियम परत के अंदर एक परत और होती है, अंदर इसके अंदर एक परत होती है जिसे कहते हैं हम, इस तरीके की परत होती है। वो परत दो भी हो सकती है, वो परत तीन भी हो सकती है भाई, वो परत दो भी हो सकती है, वो परत तीन भी हो सकती है। लेकिन इसके अंदर पहली बात सॉरी, इसके बाद इसके अंदर एक और परत होती है जिसे हम कहते हैं माध्य। क्या कहते हैं हम? एक और परत होती है जिसे कहते हैं हम माध्य, माध्य परत। इसके अंदर एक परत और होती है जिसे कहते हैं हम, इसे इस परत को कहते हैं हम टैपिटम, टैपिटम, ठीक है भाई, इसे कहते हैं टैपिटम। लेकिन टैपिटम के अंदर, टैपिटम के बाद ये कुछ इस तरीके के उत्तक पाए जाते हैं, उत्तक, जिसे कहते हैं हम लघु बीजाणुधानी उत्तक। क्या कहते हैं? लघु बीजाणुधानी उत्तक। अब बात आती है भाई अंतस्थियम परत, माध्य परत, टैपिटम परत, ठीक, लघु बीजाणुधानी उत्तक, ठीक है। अब इसके बाद आती है ये जो होता है भाई, अब क्या इनमें सब में ऐसी होगी? हाँ जी, सब में एक सी प्रक्रिया होगी, लेकिन इनकी संख्या कैसे होंगी? बाह्य परत की संख्या कितनी होती है भाई? एक होती है। अंतरस्थीय परत की, अंतरस्थीय परत की, स्थीय परत की, अंतरस्थीय परत की कितनी होती है संख्या? भाई इसकी संख्या भी एक होती है। लेकिन जो माध्य परत होती है इसकी संख्या होती है 1 से 3, 1 से 3। मतलब किसी परागकोश में 1 हो सकती है, किसी में 2 हो सकती है, किसी में 3 हो सकती है। टैपिटम की होती है 1, लेकिन इनकी संख्याएं कितनी होती है भाई? 4 से 6, 4 से 6। कोई 4 से 6 मतलब कैसे? देखो 1 2 3 4, अगर एक एक हुई किसी परागकोश में तो 1 2 3 4। अब अगर किसी में 2 हुई तो 1 2 और 2 4 और 1 5। अगर किसी में 3 हुई तो 1 2 और 3 5 और 1 ये 6। तो 4 से 6 परतें होती है। अब बात आती है भाई, अब बात आती है टैपिटम। टैपिटम पर ये क्या क्या काम करती है? तो ये बाह्य परत मतलब क्या होती है? ये जो बाह्य परत, अब ये इनका कार्य क्या होता है? देखिए अब ये है हमारी परत है, ठीक। अब हम इसको रफ कर देते हैं, सॉरी चलो रफ नहीं कर रहे, यह है बाह्य परत, बाह्य, बाह्य परत, शॉर्ट में लिख रहा हूं बाह्य परत, ठीक। बाह्य परत का क्या काम होता भाई? बात बाह्य परत का क्या होता? सुरक्षा करना, सुरक्षा करना। अब सुरक्षा करना का मतलब कैसे भाई? बाह्य परत, अब हमारी ये खाल, ठीक, ये हमारी बाह्य परत है, बाह्य परत है। तो ये जो हमारे अंदर के, जो हमारी अंदर की कोशिकाएं, अंदर के हार्मोन है, अंदर के पार्ट्स हैं, तो उनकी मदद ही तो करती है, बाहर के केमिकल को आने से रोकने के लिए ही तो काम करती है ये वाली परत। तो ऐसे ये वाली बाह्य परत जो होती है ये अंदर का काम करती है। अब बात आती है अंतरस्थीय परत, अंतरस्थीय परत, और उसके बाद आता है हमारा माध्य परत, माध्य परत। ये दोनों परत काय का काम करती है? ये काम करती है परागकोश का स्फुटन, परागकोश का स्फुटन। अब भाई मेन बात आ गई, अब इससे अगली बात लो टैपिटम, टैपिटम, टैपिटम काय का काम करती है भाई? टैपिटम काम करती है पोषण का, पोषण का काम करती है इसमें, परागकोश में। अब बात आती है भाई सर स्फुटन का मतलब क्या आया? भाई स्फुटन का मतलब आया कि ये आपको ये जगह दिखाई दे रही है पिचकी हुई, ये पिचकी हुई जगह दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं स्फुटन। जो परागकोश में फूटी हुई है उसे कहते हैं स्फुटन। मतलब आपका ये परागकोश, ये परागकोश एक पाली दो पाली, ठीक,
पराग कोश में प्रक्रिया है तो पराग कोश फटा तो स्फुटम हुआ। ये आपको इस तरीके का ढाल दिखाई दे रहा, इस तरीके का ढाल, इसे कहते हैं हम स्फुटन। जब पराग कोश हमारा खुला तो इस तरीके का हुआ हमारा स्फुटन। अब इसके बाद ये जो है इसके अंदर जो होते हैं उत्तक मतलब लघु बीजाणुधानी। अब आपको डायग्राम में दे रखा होगा, आपको डायग्राम में दे रखा है, देखो आपको डायग्राम में दे रखा है कि मृत लघु बीजाणु मृत कोशिका। इन्हें लघु बीजाणु मृत कोशिका क्यों कहा जाता है भाई? इन्हें लघु बीजाणु मृत कोशिका अभी आगे आगे स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे, आपको क्लियर होता है। स्फुटन मतलब मृत कोशिका कैसे बनी, कोशिकाएं कैसे बनी, कोशिका वृत्ति कैसे बनती है, आपको मैं सब बताऊंगा। लेकिन आप ये मैंने इतना आपको समझाया, आप एनसीईआरटी की बुक से पढ़ें। एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 23, चैप्टर नंबर 21 से चैप्टर नंबर 23 से पढ़ें, आपको ये क्लियर होता चला जाएगा। आप स्टेप बाय जैसे मेरी क्लास हो तो आप एनसीईआरटी को जरूर रिवाइज करना। आई होप कि आज की वीडियो यहीं तक है। अगली वीडियो लाएंगे, यहाँ से आपको अगली वीडियो होगी। आपको एक एक चीज एक एक लाइन टू लाइन एनसीईआरटी की मैं रीड कराता हुआ चलूंगा। एनी प्रॉब्लम? अभी कोई प्रॉब्लम चल रही है, इस वजह से मैं अभी कुछ ज़्यादा अच्छी चीज़ें नहीं ला रहा हूँ, अच्छे कंटेंट नहीं ला रहा हूँ। लेकिन आई होप आपसे मैं उम्मीद करता हूँ अगर आप मेरा साथ दें, और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आऊँगा। कुछ ही दिनों में कुछ ना कुछ चेंजिंग हो जाएगी अपने इस स्टूडियो में, ठीक है। तो आई होप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएं। आई होप, थैंक यू।